प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें हमें कुछ रिक्त स्थान भरना है और ब्रैकेट में हमें शब्द दिए गए हैं जिनमें से कोई एक हमें भरना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, सर्वांग सम या समरूप। तो इन दोनों में से कोई एक हमें यहाँ पर भरना है। यहाँ पर भी हमें समरूप और सर्वांग सम दिया गया है, तो इन दोनों में से कोई एक भरना है। इसी तरीके से समद्विबाहु और समबाहु में से भी कोई एक भरना है। तो ये सभी हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम एक एक करके इन सभी को भरेंगे और इनको समझते भी चलेंगे। जैसे पहले नंबर पर हमें दिया गया है कि सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। ध्यान रखना है, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। तो यहाँ पर हमें भरना है कि सर्वांग सम है या समरूप है, दो में से कोई एक भरना है। तो इसका आंसर तो होगा समरूप, लेकिन कैसे होगा इसको समझ लेते हैं। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है और समरूप का मतलब क्या होता है, ये हम पहले इंट्रो वाले वीडियो में भी देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर समरूप भरेंगे। जैसे अगर हमारे पास दो वृत्त हों ए और बी, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो दोनों की बिल्कुल समान है। इसका मतलब ये है कि ये वाला वृत्त अगर उठाकर इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये वाला वृत्त पहले वृत्त को पूरी तरीके से ढक लेगा। इसका मतलब है अगर पहले वृत्त पर दूसरा वृत्त अध्यारोपित किया जाए, अध्यारोपित करना यानी इसके ऊपर रखना, तो ये पहले वृत्त को पूरी तरीके से ढक लेगा। अतः ये दोनों वृत्त कैसे हैं, सर्वांग सम हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है सभी वृत्त, तो सभी वृत्त की बात की जाए तो वो सर्वांग सम नहीं हो सकते, क्योंकि आपको यहाँ पर तीन वृत्त दिख रहे हैं जो अलग अलग त्रिज्याओं के हैं। पहला जो वृत्त है वो 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, जबकि दूसरे नंबर का जो वृत्त है वो 1 सेंटीमीटर का है और तीसरे नंबर का वृत्त है 2 सेंटीमीटर। तो क्या ये सर्वांग सम है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला वृत्त इसको पूरी तरीके से नहीं ढक पाएगा। इसी तरीके से 2 सेंटीमीटर वाला वृत्त भी इसको पूरी तरीके से ढक लेगा, लेकिन एक्स्ट्रा भी रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल समान नहीं है। इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है। तो यहाँ पर जो सर्वांग सम वाली बात है वो सभी वृत्तों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि उसमें सर्वांग सम होने के लिए शर्त क्या है कि त्रिज्याएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सभी वृत्त केवल समरूप हो सकते हैं जो दिखने में कैसे हैं, समान है, कि ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, तो ये कैसे हैं, समरूप हैं। लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सभी वृत्त कैसे हों, सर्वांग सम हो। सर्वांग सम का मतलब बिल्कुल साइज में एक जैसे हों। यहाँ पर आप देख रहे हैं समरूप हैं, समरूप का मतलब वो दिखने में तो समान है लेकिन उनके साइज अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो था सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो सभी वृत्त सर्वांग सम नहीं हो सकते, क्योंकि सभी वृत्तों की साइज अलग अलग होती है, इसलिए वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो हम यहाँ पर भरेंगे समरूप। तो भर देते हैं। तो इस तरीके से हमने भर दिया। अब सेकंड देख लेते हैं, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। इसमें भी वही केस लगेगा, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं समरूप या सर्वांग सम। तो बिल्कुल वैसा ही लिखना है कि सभी वर्ग सर्वांग सम नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक से नहीं होते हैं, किसी की भुजा ज़्यादा होगी, किसी की भुजा कम होगी। आइए इसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई दो वर्ग हैं, पहला और दूसरा, तो आप देख रहे हैं कि पहले वर्ग की भुजा जो है वो 2 सेंटीमीटर है सभी जगह, क्योंकि वर्ग है तो इनकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा भी 2 सेंटीमीटर की है, तो ये दोनों वर्ग कैसे हैं, सर्वांग सम। लेकिन ये दोनों ही बस सर्वांग सम हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग तो सर्वांग सम नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम चित्र में और देखें तो यहाँ पर आपको 3 वर्ग दिख रहे हैं।
पहला वर्ग 2 सेंटीमीटर भुजा वाला है, दूसरा वर्ग भी 2 सेंटीमीटर भुजा वाला है। इसका मतलब दोनों वर्ग जो है वो तो सर्वांग सम है। लेकिन सभी वर्गों की बात की जाए तो कोई ऐसे वर्ग होंगे जो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले होंगे, कुछ 4 सेंटीमीटर भुजा वाले होंगे। तो यदि इनको अगर इस वाले वर्ग को इस पर रख दिया जाए तो इसको पूरी तरीके से ढक लेगा, इसके बराबर है क्योंकि ये। लेकिन अगर हम 3 सेंटीमीटर वाले को रखेंगे तो इसको नहीं ढक पाएगा या फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी वर्गों पर ये बात लागू नहीं होती है कि सर्वांग सम हो, क्योंकि उनकी जो भुजाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे ये 3 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, अब यदि एक आध और वर्ग ले लेते हैं, जैसे ये है 4 सेंटीमीटर वाला वर्ग, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल समान नहीं है, क्योंकि इनमें भुजाएं अलग अलग भुजाओं वाला वर्ग है। ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग आप देख रहे हैं, ये 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग आप देख रहे हैं, और ये आपने देखे 2 सेंटीमीटर के। तो सभी वर्गों की यदि बात की जाए एक तरफ से तो ये केवल दिखने में ही समान है कि इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं और इसमें भी 4 भुजाएं हैं। लेकिन हम ये कहें कि इनकी माप बिल्कुल एक सी है तो ये गलत होगा, क्योंकि इनकी माप अलग अलग है। कोई 4 सेंटीमीटर वाला है, कोई 3 सेंटीमीटर वाला है, कोई 2। तो हम कहेंगे ये दिखने में तो सेम है, तो इसका मतलब ये समरूप तो है, लेकिन इनकी माप एक सी नहीं है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं है। तो हम वहाँ पर समरूप भरेंगे। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, तो हम भरेंगे सभी शब्द आया इसलिए हम समरूप, सभी शब्द आया इसलिए समरूप, क्योंकि सभी पर यह बात लागू नहीं होती कि वो सर्वांग सम हो। तो इसलिए यहाँ भी क्या भरा जाएगा, समरूप। अब इसके बाद बात करेंगे तीसरे रिक्त स्थान की। इसमें दिया गया है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें फिर एक बार सभी शब्द आ गया है, सभी में सर्वांग सम, लेकिन यहाँ पर हमें ना तो सर्वांग सम लिखा हुआ है और ना ही समरूप लिखा हुआ है, इसमें कुछ और ही दिया गया है। तो सभी खाली स्थान त्रिभुज, तो आपको बताना है कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की यदि बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें सभी भुजाएं एक सी होती हैं। अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज की तो इसकी समबाहु यानी कि सम यानी समान, बाहु माने भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं बिल्कुल समान हो। आप चित्र में देख सकते हैं कि जितनी इसकी ए बी है उतनी ही बी सी है और उतनी ही सी ए है। तो इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, समान हैं। और साथ ही साथ इसके कोण जो होते हैं वो 60-60 अंश के होते हैं। ये समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है। तो यहाँ भी 60 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 60 डिग्री का बनेगा और यहाँ पर भी 60 डिग्री का। कहने का मतलब ये है कि समबाहु त्रिभुज में कोण भी बराबर होते हैं और भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो अब यदि बात की जाए समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज जो होता है वो एक समबाहु त्रिभुज, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो वो अलग अलग माप के हो सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 3-3 के हैं, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। लेकिन साथ में होता क्या है कि इनकी भुजाएं भी बराबर हैं। लेकिन यदि बात की जाए सभी समरूप त्रिभुजों की, तो समरूपता की शर्त जो होती है वो समबाहु त्रिभुज पर लागू हो जाती है, क्योंकि समरूपता की शर्त जो है वो है संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया है कि समबाहु त्रिभुज के संगत कोण ये होते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण हमेशा 60 अंश का ही होता है। तो यहाँ पर भी 60 बनेगा, यहाँ पर भी 60 बनेगा और यहाँ पर भी 60 बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई भी समबाहु त्रिभुज हो उसमें जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का ही होता है। तो यहाँ पर भी 60 अंश का कोण बनेगा। अब ये हम दोनों किसी भी सभी समरूप त्रिभुजों के लिए, सभी समबाहु त्रिभुज के लिए, किसके लिए, सभी समबाहु त्रिभुज के लिए हम समरूप क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये समरूपता के नियमों का पालन करते हैं। जैसे समरूपता के नियम होते हैं कि इनके संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर, संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। ये इनकी शर्त है समरूप त्रिभुजों की, संगत भुजाएं अनुपातिक। तो हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या ये इन दोनों नियमों का पालन करता है। तो आंसर है बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोण ए कोण पी के बराबर है। आप यदि ध्यान से देखें तो इनका संगत कोण ए जो है, इसका संगत क्या है, कोण ए का संगत कोण पी है और ये आपस में 60-60 के हैं। कहने का मतलब इसी तरीके से कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी कोण आर के बराबर है। तो पहली जो शर्त है इस पर ये खरा उतरता है, यानी कि संगत कोण इसके बराबर है। अब चेक कर लेते हैं जरा क्या दूसरी जो शर्त है इस पर
ये काम करता है या नहीं। तो देख लेते हैं। संगत भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि ए बी इसकी संगत भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा जो ए बी है इसकी संगत क्या है, पी क्यू। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ए बी बटे पी क्यू। तो ए बी आप देखिए कितना है, तो आंसर है 4, और पी क्यू कितना है 3। तो ए बी बटे पी क्यू का अनुपात है 4/3। अब यहाँ पर बी सी देख लेते हैं। BC की संगत कितनी है, QR। तो BC बटे QR हमें मिलेगा, ये भी 4/3 ही मिलेगा। इसी तरीके से पहले त्रिभुज की भुजा जो है AC और इसकी संगत क्या है, PR। तो अगर हम AC बटे PR करें तो ये भी हमें 4/3 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है AC और ये 3 है। कहने का मतलब है कि ये संगत भुजाएं समान अनुपात में है, जितना ए बी बटे पी क्यू 4/3 का है उतना ही बी सी बटे क्यू आर का अनुपात भी 4/3 है, और ए सी बटे पी आर यानी संगत भुजाओं का अनुपात भी 4/3 है, यानी सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और ये दोनों ही नहीं, सभी समरूप त्रिभुज जो है वो समरूप होंगे, सभी समबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप होंगे, क्योंकि ये समरूपता के नियमों का पालन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम भर लेंगे कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। तो हम यहाँ पर भरेंगे समबाहु, समद्विबाहु नहीं भरना है आपको, केवल क्या भरना है, समबाहु। इसके बाद ये जो है चौथा रिक्त स्थान, ये बहुत ही सिंपल है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि, तो सबसे पहले संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर। कोण समरूपता की शर्त ही होती है संगत कोण बराबर, मैंने अभी आपको बताया है। और संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती। तो ये है समरूपता की शर्त, कोई भी बहुभुज हो तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये थे रिक्त स्थान। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 2 में कहा गया है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। युग्मों का मतलब होता है जोड़ा, तो यानी कि दो हमें उदाहरण देना है। पहला, समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं ये आपको बताना है। तो पहला तो होगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, समरूप आकृतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। तो समबाहु त्रिभुज जो हैं वो समरूप आकृतियाँ होती हैं, दो समबाहु त्रिभुज। तो हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुजों का युग्म, यानी युग्म यानी दो समबाहु त्रिभुज। तो ये कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। सेकंड जो है, ऐसी आकृतियां बताना है जो समरूप नहीं है। तो हमें ऐसी आकृतियां खोजना है जो समरूप ना हो आपस में। तो यदि मैं यहाँ पर वृत्त और वर्ग ले लूँ, वृत्त और वर्ग, तो आप देखेंगे वृत्त गोलाकार होता है जबकि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। तो ये देखने में बिल्कुल भी समान नहीं होते। ये गोलाकार होता है, इसमें 4 भुजाएं होती हैं, तो ये देखने में समान नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें लिखा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो समरूपता की शर्त आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आगे आने वाले जितने भी अध्याय हैं उन सभी में काम में आएगी। तो समरूपता की जो शर्त है वो है संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखें तो भुजाएं तो अनुपातिक हैं, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, लेकिन यहाँ पर ये बॉक्स बना है, इसका मतलब होता है 90 अंश। ये भी यहाँ पर बॉक्स बना है, ये भी बॉक्स बना है और ये भी बॉक्स बना है। इसका मतलब क्या होता है, 90 अंश। क्या यहाँ पर बॉक्स बना है, आंसर है नहीं बना। तो यहाँ पर बॉक्स नहीं बना है इसलिए 90 नहीं है, तो संगत कोण बराबर नहीं है, ये 90 से कम है। इसलिए हम बात करेंगे संगत कोणों की यदि, तो यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 नहीं है। तो इसका आंसर होगा संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। साथ ही साथ यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।